इस समय हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स का पैनल है उससे आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पिछले काफी समय से। शालिनी जी हमारे साथ हैं, अमिताभ पांडे जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा जी हैं। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये मिशन कितना मुश्किल था और इस मिशन को कैसे हम तक पहुंचाया जा रहा है। अमिताभ जी, अब इंतजार की घड़ियां नजदीक आ रही हैं और जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट आ रहा है धरती की तरफ, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमेशा क्या होता है कि आप कितना भी एक्सपीरियंस ट्रैवलर हो, जब एरोप्लेन लैंड करता है तो हर एक के दिल में धुकधुकी होती है। टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, तो एक बहुत स्वाभाविक रिएक्शन है कि आपका एक हमेशा का नॉन फैक्टर रहता है। लेकिन इतने सालों से लगातार स्पेस मिशन जाने के बाद लगातार इतने मिशन लगातार री एंट्री करते हैं, तो एक मतलब एक बड़ी सुलझी हुई सधी हुई प्रोसेस है। उसमें एक पर्टिकुलर स्पीड में उनको पहले स्लो डाउन करना है, जो एटमॉस्फेयर के करीब आपको टच करेगा 150 किलोमीटर की ऊंचाई पे एंट्री होगी। तो जो फ्रिक्शन से हम डर रहे हैं वो जरूरी है, उसी से उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी। उसमें इतना फ्यूल नहीं है कि पूरा स्पीड को स्लो डाउन कर सके, तो फ्रिक्शन का एयर फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके उसको स्लो डाउन किया जाएगा। जितना स्लो होता जाएगा उतने नीचे आता जाएगा। जितना स्पीड जैसे बढ़ता रहे थे ऊपर जाएगा, बढ़ाएंगे और स्पीड कम होगी, नीचे आता जाएगा। और फिर आके एक पर्टिकुलर मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर की हाइट पे आके उसका पैराशूट खुलना होता है, फिर वो फाइनल लैंडिंग पैराशूट से होती है। तो एक मतलब इसमें कोई इस तरह का शक नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि हमेशा एक हम नया कदम उठा रहे हैं, अंतरिक्ष में नए प्रयोग कर रहे हैं, तो एक नई चीज और नई चीज में हमेशा दिल में एक आपका रहता है कि क्या होगा। अब हम सबको कुछ बताने वाले थे जी, बहुत इंटरेस्टिंग। हम जब अंतरिक्ष को लेकर इतना परेशान है कि अंतरिक्ष में यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। हमारा जो स्पेस स्टेशन है ये हमारा पड़ोस का मोहल्ला है, जैसे हम जाते हैं कि पड़ोस के शहर में घूम के आ गए। लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया कितनी बड़ी, इसको समझने के लिए मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन की है कि हमारी आम जिंदगी हमारा एक्सपीरियंस होता है एरोप्लेन से ट्रैवल का। सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है जो करीब 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो हमारे एरोप्लेन से हमको बॉम्बे पहुंचने में 1.5-2 घंटे लगते हैं। उसी से चांद पे जाने में हमको एरोप्लेन से अगर जा सकता है तो 20 दिन लग जाएंगे। मैं आपको बता दूं, पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि हम जो देखिए अभी इस समय जो चारों दिख रहे हैं, तो वो अमिताभ जी चाहते थे कि हम लोगों के रिएक्शन इस कहानी को सुनाने के बाद वो देखें। बताइए जरा, आप फिर से बताइए। तो एरोप्लेन से हम जाते हैं तो बॉम्बे जाने में हमको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। ठीक है। अगर मान लो उसी एरोप्लेन को हम चांद पे ले आ सकते हैं तो 20 दिन लग जाएंगे चांद पे पहुंचने में एरोप्लेन को। ठीक है। और उसी एरोप्लेन को अगर हम सूरज की ओर मोड़ दें तो 20 साल लगेंगे सूरज पहुंचने में। उसी एरोप्लेन को मंगल पे ले जाएं तो सूरज से वापस मंगल जाने में 30 साल लग जाएंगे और जुपिटर तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। मैं अभी सिर्फ सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं। और सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट जो आपका नेपच्यून है जैसे, तो वहां पहुंचते पहुंचते 750 साल लग जाएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। आप हमारा रिएक्शन देखना चाह रहे थे? जी हाँ। अब जो हमारे अंतरिक्ष यान है, डॉक्टर मिश्रा का भी देख लीजिए सर। जी हाँ, 28,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार धरती को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो काफी स्पीड एरोप्लेन के कंपैरिजन में। लेकिन उससे भी मंगल पे जाने में हमको 9 महीने लग जाते हैं। इसीलिए लंबे लंबे अंतरिक्ष स्टेशन पे सूर्य को रोका गया। तो हम जानकारी हासिल कर रहे हैं 9 महीने जाने में। आपको आने का वापस जो विंडो खुलता है कि वापस आने का एक विंडो होता है, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं मुंह उठाए चल रही है। आपको फिर ऑर्बिटल पोजीशन को देखते हुए टाइम आता है 2 साल के बाद। 2 साल तक वह रुकना पड़ेगा और उसके बाद फिर 9 महीने वापस आने लगेंगे। तो जब तक इंसान एक आयतन अंतरिक्ष में 4-5 साल 10 साल रहने का आदी नहीं हो जाएगा, तब तक मंगल पे बस्ती बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हम जो रिस्क ले रहे हैं, जो नासा ने रिस्क ली, हम भी रिस्क ले रहे हैं, अपना गगनयान लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी उनकी तैयारियां हैं सिर्फ। अभी उसी एरोप्लेन को अगर हम मान लो कि वहां पहुंचाना चाहें सबसे नजदीक के तारे पर अभी प्रोक्सिमा सेंटोरी, तो वहां पहुंचने में आपको 5,361,120 ईयर लग जाएंगे। 53 लाख साल लग जाएंगे सबसे पड़ोस के तारे पहुंचने में। सर हमारी धरती अच्छी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार विज्ञान जैसे तरक्की कर रहा है, आने वाले 100 सालों में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि हम मुश्किल से 10-20 साल में सबसे पड़ोस के तारे पे पहुंच जाया करेंगे। 20 साल मैक्सिमम, तो हमारी चौथाई उम्र निकल जाएगी, वहां पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। सबसे पड़ोस का तारा। मैं इसमें थोड़े फैक्ट में ये बात भी और बता दूं कि आज भी उस तारे से रोशनी जब चलती है, रोशनी चलती है, आप समझे 1 सेकंड, यानी इतनी देर में पृथ्वी के 6 चक्कर लगा ये रोशनी। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, है ना।
3 लाख 7 से ज्यादा चक्कर लगा लेती है। तो 7 से ज्यादा चक्कर लगा लिए पृथ्वी के। उस रोशनी को भी जब उस तारे से चलती है, हम तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। सो अमिताभ का आज ये प्रेडिक्ट करना कि मैं 10 साल में प्रॉक्सिमा सेंचुरी जा पाऊंगा, एक और बात बताता है कि हम कुछ ना कर कुछ करके अपने शरीर को तरंगों में बदलेंगे और उन तरंगों को भेजेंगे और फिर वापस शरीर बनाएंगे। तो जो टेक्नोलॉजी की अमिताभ जी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत बहुत फार फेच्ड है, लेकिन यही आज की डेट में सबसे स्टेबल थ्योरी में पॉसिबल हो जाएगा। सबसे स्टेबल थ्योरी यही है। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैं कागज लूं और जला दूं, आपको अगर राख दे दूं, आपको अगर उसकी सारी की सारी ताप इकट्ठा करके दे दूं, आपको उसकी रोशनी वापस दे दूं और बोलूं कि इसको वापस कागज बना दें, तो आप नहीं बना सकते। यानी मैटर से एनर्जी हम बना सकते हैं, एनर्जी से मैटर बनाना हमें नहीं आता। लेकिन वो पॉसिबल है। अब अमिताभ जो बोल रहे हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर एनर्जी को वापस मैटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने और भी तरीकों पे काम हो रहा है। और भी पॉसिबिलिटीज हैं। एआई से जोड़ सकते हैं क्या शालिनी? एआई तो भी बहुत बच्चा चीज है, बच्चा है इंसान की बुद्धि के आगे अभी एआई बच्चा है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे रोबोटिक्स और एआई पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान का आप जो बात कर रहे हैं ना, शरीर हमारी क्या हालत हो जाती है। कई अंतरिक्ष यात्रियों को वापस आने के बाद 3-3 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। तो हमारी जो बॉडी जो इवॉल्व हुई है धरती पर, इसी कंडीशन के लिए इवॉल्व हुई। 1G ग्रेविटी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा है, इसमें रहने के हम आदी हैं। प्रोटेक्शन है, हमारे ओजोन लेयर का हमको प्रोटेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्शन है, ये सारी चीजें वहां गायब हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि भविष्य में तो पॉसिबल ही नहीं है अगर मनुष्य को अंतरिक्षवासी बनना है तो या तो अपने शरीर को रोबोट जैसा बनाना पड़ेगा, या रोबोट में अपनी आत्मा डाल देनी पड़ेगी और वो हमारा काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ शालिनी जी कि आप ये मानती हैं कि स्पेस में जीवन, हमारी बॉडी इस तरह से नहीं बनाई गई है कि हम वहां रह सकें? जी हाँ, जी हाँ, आप जी हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये बात सही भी है कि इसी बॉडी के साथ हमारे एस्ट्रोनॉट 6 महीने आईएसएस में रह रहे हैं, अंतरिक्ष में रह रहे हैं। तो अगर बॉडी चेंज नहीं कर सकते तो एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। हाँ, धरती से एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमको उस आइस में एग्जैक्टली ये हो रहा है कि अंतरिक्ष में धरती जैसा वातावरण कैसे बनाया जाएगा। उसमें खाली ये नहीं कि आपने ऑक्सीजन ले गए, पानी ले गए, खाना ले गए। आपको पता है आपके शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर हमारे सेल के जितने बैक्टीरिया रहते हैं, और वो तरह तरह के बैक्टीरिया हमारी जिंदगी के लिए जरूरी बैक्टीरिया हैं। तो हमको पूरा अपने एक जैविक संसार लेके अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। पॉसिबल है सचिन जी? मैं मिश्रा जी को जोड़ना चाहूंगा। मिश्रा जी, हम सो सॉरी, आप थोड़ा दूर हैं, इसलिए हम लोग तो स्टूडियोज में हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को रोक भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। प्लीज आप अपनी राय रखिए इस बारे में। देखिए, मेरा मानना है कि जो रोबोटिक्स और एआई की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हम ह्यूमंस को भेजना चाहते हैं ऐसी जगहों पे, तो हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी तो जैसे आपने इंटरस्टेलर मूवी एक देखी होगी कि किस तरह से हम टाइम को बीट कर पा रहे हैं और फिर हम स्पेस को कम कर रहे हैं। तो ये स्पेस और टाइम का जो खेल है वो कहीं ना कहीं हमको फिर स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जाना पड़ेगा, और जब हम स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो मेरा मानना यही है कि जो भी मिशंस आगे होने वाले हैं वो रोबोटिक्स बेस्ड ही होने वाले हैं। पहले जो एक्सप्लोरेशंस होगी, अब इमेजिन करिए कि नासा के एस्ट्रोनॉट जो थे वो चंद्रमा पे उतरे, उसके बाद कितने सारे मिशंस हुए अपोलो के। अब जो आर्टेमिस मिशन हो रहा है उसको देखिए कितना केयरफुली क्राफ्ट किया जा रहा है कि पहले वहां पे एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, फिर उसके बाद लैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम चंद्रमा को इतना ज्यादा अच्छे से स्टडी किए हुए हैं, उसके बाद भी उस पे उतरने के लिए इतना सोच रहे हैं, इमेजिन करिए कि हम ऐसे जगहों पे कैसे जा सकते हैं। फिर शालिनी जी ने जैसे कहा कि डेफिनेटली अगर हम अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते तो एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी क्या उस एनवायरनमेंट को इवॉल्व उसको कॉप अप कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जब हम इतनी वेलोसिटी से जाएंगे तो डेफिनेटली जो हम हैवियर ज्यादा फील करना शुरू कर देंगे, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी फील करेगी। तो उस चीज को हम कैसे टेकल करेंगे? दीज आर ऑल ओपन क्वेश्चंस। तो मेरा यही मानना है कि जो आने वाले मिशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा हम रोबोटिक्स का कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। और आज के आने वाले टाइम में जो रोबोट्स आ रहे हैं, जैसे कि उनमें सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी है, थिंकिंग की एबिलिटी है कि वो खुद से सोच सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको भेजेंगे और दूर दूर तक वो जाएंगे और हमारे लिए नया नॉलेज लेके आएंगे। और फिलहाल तो मुझे लगता है कि हम लोग चंद्रमा के बारे में जाने का सोच सकते हैं या मंगल ग्रह पे सोच सकते हैं,
या अभी जैसे नासा का एक मिशन आया, यूरोपा क्लिपर मिशन, वो यूरोपा जो है वहां पे सोच रहे हैं हम जाने के लिए, वहां पर बिल्कुल भी ठीक है। जाने के लिए सौ- समझिए कि 4 से 5 साल लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जी। नहीं नहीं, डॉक्टर मिश्रा, हम आपसे सहमत हैं। अमिताभ सर जो कह रहे हैं ना, 100 साल तक हम सोचे 700 साल की सोचना जल्दबाजी हो पूरा मैं जाएगी। रैप अप कर दूं तो बात कंप्लीट हो जाएगी जी। कि आप देख रहे होगे पिछले 30-40 सालों से लगातार रोबोटिक मिशन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि इंसान को भेजना महंगा काम है, रिस्की ज्यादा है, रिस्की है। और रोबोट इंसान से बेहतर काम कर सकते हैं। उनके पास बेटर सेंसर्स हैं, बेटर आईज हैं, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो वहां की हमसे बेहतर जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। एनालिसिस में भी कंप्यूटर हमसे आगे जाते जा रहे हैं। तो होगा ये फ्यूचर में रोबोट जाके, एआई के रोबोट जाके हमारे लिए कॉलोनियां बना देंगे, हमारे लिए एनवायरमेंट बना देंगे, हम पीछे पीछे उनके जाएंगे। फिर बोलेंगे वो हमको आने दे नहीं आने दे, अलग मुद्दा है। ये बोलेंगे अब तुम क्यों आ रहे हो, हमको यहाँ पे सड़ा दिया इतना, हमारी हालत खराब हो गई, तुम वहीं रहो धरती पे। तो धरती की बुराइयां छोड़ के वहां जाना पड़ेगा जी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसमें कि जो हम 3D प्रिंटिंग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, उसका यही वजह है कि जो रोबोट जाने वाला भी है, अगर उसके अंदर सेल्फ लर्निंग एबिलिटी है तो वो क्या करेगा कि खुद से वो खुद एक दूसरा रोबोट क्रिएट कर सकता है। और दूसरी चीज ये भी है कि वहां पे 3D प्रिंटिंग से चीजें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि स्पेस में कोई चीज अगर हमको रखना है जहां पे ग्रेविटी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो वहां पे हम 3D प्रिंटिंग का भी बहुत ज्यादा सहारा ले सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर रोबोट्स कैपेबल हैं दूसरे रोबोट्स बनाने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, तो और उनको ट्रेन करने भी उतना वक्त नहीं लगेगा। जैसे हमें क्या है, हम सोचते हैं हमें ग्रो करना पड़ता है, हम एक बच्चे से एक वयस्क बनते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है रोबोट के साथ नहीं होंगी। तो रोबोट सीख भी लेगा बहुत जल्दी, और वो डिसीजंस भी ले सकता है, क्योंकि हम उसको वहां पे भेज देंगे, अगर कोई मैलफंक्शन भी होता है तो उसको फिक्स कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे मुझे लगता है कि रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा रोल प्ले होने वाला है। बट हैविंग सेड दैट, हम जो ह्यूमन कहते हैं ना कि ह्यूमन सेंसेज होती हैं, या जो हमारा कॉमन सेंस है, वो शायद रोबोट को अभी अडेप्ट करने बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम अपनी एबिलिटी को पुश कर सके, ह्यूमन एबिलिटी को, उतना ज्यादा करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक सीख सकें। साइंस इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड देन उसको अच्छे से लर्न करके एग्जीक्यूट करना। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक शायद किसी भी मिशन को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, ये जो स्टार लाइनर का ही एक शालिनी जी ने जैसे कहा कि ये एक पहला मिशन था, तो इस मिशन को हम फेलियर नहीं कह सकते हैं। इस मिशन से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, या बोइंग बहुत कुछ सीखेगा और शायद अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, जिसकी वजह से वो भी इस कॉमर्शियल जो रेस हो रखी है स्पेस एक्स और उसके बाद ब्लू ओरिजिन और ये समझिए स्टार लाइनर की, इसमें वो भी एक बड़ा प्लेयर होने वाला है। तो दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स, बट एट द सेम टाइम रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सचिन जी आपसे समझना चाहते हैं कि सरकार और उसमें प्राइवेट सेक्टर की क्या कोई भागीदारी? देखिए वहाँ तो स्पेस एक्स हमें नजर आता है, एलॉन मस्क कर रहे हैं, तो क्या इसरो को भी इस तरह से निजी कंपनियों का सहयोग लेना चाहिए? लेना चाहिए तो शायद अब पास्ट का शब्द हो गया। इनफैक्ट जैसे कभी एक ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई थी, ऐसे ही इसरो ने ऑलरेडी इनस्पेस नाम की एक संस्था जो ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका गठन कर दिया गया है, और भारत ने अपनी स्पेस पॉलिसी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। तो इसको कुछ ऐसा समझें कि कोई भी आदमी जो बिजनेस करता है वो रिसर्च में उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता नहीं प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हमेशा टैक्स पेयर के मनी से इनिशियल रिसर्च की जाती है, जैसा नासा ने भी किया और जैसा इसरो ने भी किया। और जिस तरह से नासा ने अपनी सारी रिसर्च, अपनी सारी फैसिलिटी आज प्राइवेट कंपनीज को ओपन कर दी है कि वो उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, इनफैक्ट इंडिया इज द स्टार्टअप कैपिटल इन द सेक्टर ऑफ स्पेस रिसर्च एंड एप्लीकेशन, और हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, स्काई रूट है, इनफैक्ट एल&टी अभी हमारे 2 नए लॉन्च पैड्स बना रहा है। तो हम अपनी फैसिलिटी को ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन की तरफ डाल चुके हैं। इन स्पेस एक ऐसी बॉडी है जो इस बात की का ध्यान रखता है कि अगर मैं आज इसरो के साथ उनकी कोई रिसर्च या उनकी कोई फैसिलिटी लेना चाहता हूं तो मुझे बिना किसी प्रॉब्लम के इन स्पेस मदद करता है, टाई अप कराने के MOU साइन होते हैं। और आप देख रहे हैं कि भारत में माहौल बदल चुका है। इनफैक्ट मेरे को जितने भी लोग सुन रहे हैं 17 से 25 साल की उम्र के आज जो यंगस्टर्स मेरे को सुन रहे हैं, ये उनका एरा आने वाला है। इनफैक्ट
हमारी लाइफ में 25,000 से ज्यादा स्पिन ऑफ्स रोज हम इस्तेमाल करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के। तो स्पेस हमेशा से ही लीडिंग इंडस्ट्री का स्टिमुलेटर रहा है और आगे भी रहेगा, और ये वक्त है, ये समय है जब हमारे को स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए। इसरो बहुत आगे आ चुका है इस मामले में, पूरी तरह से ओपन हो चुका है। नासा ने भी अभी अनाउंस कर दिया है कि हम नियर अर्थ ऑर्बिट के जितने भी मिशंस हैं वो अपनी प्राइवेट कंपनीज को पास ऑन कर रहे हैं। इनफैक्ट इसी वजह से नासा ने अपना स्पेस शटल पूरा मिशन स्क्रैप करके फैल्कॉन और उसके बाद ड्रैगन और स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन और स्टारलाइनर, इन सबको, बोइंग को, इन सबको एम्पावर किया, और सिमिलर चीज इंडिया में चल रही है। इनफैक्ट अगर मैं ऐसे देखूं तो रेदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी से थोड़ा सा आगे या उनके इक्विवेलेंट हम बड़ी तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सो बहुत अच्छा माहौल है स्पेस सेक्टर में, और भारत बिल्कुल उसी तर्ज पे अपनी प्राइवेट कंपनीज को बुला रहा है। इनफैक्ट अब तो सारी जायंट्स, अदानी, टाटा, सभी लोग स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं और बहुत तेजी से स्पेस सेक्टर इंडिया का ग्रो कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है सचिन जी, काफी अच्छी बात आपने बताई। शालिनी जी, ऑटोमेशन और एआई का क्या इसमें इस्तेमाल हुआ है और क्या इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं भी इसमें ही कहना चाहूँगी, अगर आपको जब हम बात करते हैं रोवर्स जिनको मून पे भेजा जाता है या मार्स के ऊपर भेजा जाता है, तो उनके अंदर वो समझ कैसे है। अगर आप चाहते हैं कि कोई रॉक्स को उठा ले, मशीन जो गई है, चाहे वो प्लैनेट के ऊपर गई है, चाहे हमारी सैटेलाइट मून के ऊपर गई है, उनको उठा ले और उनको एनालाइज करके बताए कि ये रॉक किस चीज़ का बना है, तो वहाँ पे एआई और रोबोटिक्स जी, इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप समझेंगे तो एआई क्या है, एक सेल्फ लर्निंग मशीन, और एआई वो हर काम कर सकता है जो आज तक किसी ना किसी ह्यूमन ने कहीं ना कहीं कर रखा है। तो इसलिए कोई भी काम जो रिपीटेड है, मैं नहीं जानती कि एक रॉक का परीक्षण कैसे किया जाता है, पर इस धरती पर कोई ना कोई जानता है। अगर वो कोई ना कोई जानता है तो उस कंप्यूटर में, उस रोबोट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसे सीख लेगा और उस टेक्नोलॉजी को देने लेने की टेंशन नहीं है उसे, और वो उसको इस्तेमाल करेगा। अगर वो बताना चाहते हैं कि वहाँ मून के ऊपर खड्डे हैं, कितने गहरे खड्डे हैं, यहाँ पे आइज है, वो कौन जाके बता रहा है? ना हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने ये फाइंडिंग की, ना ही कोई और ह्यूमन गया है, तो ये किसने बताया? ये उन्हीं मशीन्स ने बताया। तो कैसे पता लगता है एक मशीन को कि जब वो हाथ लगाती है तो ये स्नो है? कैसे पता लगता है दूर स्नो का पहाड़ है, ये रेत का पहाड़ है, इसके ऊपर चढ़ा जाए, अपने आप को सेव करके भी रखना है क्योंकि गड्ढे हैं, पत्थर है, और उसके बीच में इतना एक्सपेंसिव होते हैं स्पेस मिशंस, उनको ले जाना है। पर जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, मैं एक बात के लिए हाँ करती हूँ कि देखिए, एआई ने वो सीखा जो ह्यूमंस ने सीखा, पर ह्यूमंस ने यूनिवर्स से सीखा है। हमारी जितनी साइंस है वो यूनिवर्स को समझने की ही प्रक्रिया है। हमें यही आता है, हमने पक्षियों को उड़ते देखा तो प्लेन बना दिया। हमारा हर ज्ञान, हर चीज नेचर से इंस्पायर्ड है, और हमारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसे हम बहुत इजीली कह देते हैं कॉमन सेंस, विच इज वेरी अनकॉमन। तो कॉमन सेंस और एक जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो आपको उसी वक्त सूझती है कि अच्छा ये काम नहीं हो रहा, ऐसे करके देख लेते हैं, वो जो समझ है ना, वो अभी भी आज ह्यूमंस के पास है। दो एआई और रोबोटिक्स के बिना हमारा जाना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रूथ है। अमिताभ सर, एक बार फिर से लौटते हैं, हम बहुत देर हो गई है। मैं एक चीज ऐड कर दूं इससे पहले कि अमिताभ बोले। शालिनी ने बहुत अच्छी दो बातें बोली, मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि ह्यूमंस में एक और कैपेबिलिटी है, और वो है क्यूरोसिटी, जो हमसे बहुत बार बेवकूफ़ी कराती है। सो आप किसी भी रॉबोट को कहीं पे भी भेज देंगे, वो करेगा वही जो उसको कहा गया है, लेकिन अगर ह्यूमन को भेजेंगे तो एक आधा एक्स्ट्रा पंगा लेगा और वो जो एक्स्ट्रा पंगा है वही हमारे को नेचर की सबसे खूबसूरत मशीन बनाता है। फिर से बोलूंगा आपको कि आपकी हर कोशिका को पता है कि अगर मैं कट गई हूं तो दोबारा से ठीक हो जाऊं। ये जो ज्ञान है यूनिवर्स ने आपकी कोशिकाओं के अंदर डाला है। आप खुद इंजीनियरिंग करके जितनी मर्जी स्मार्ट रॉबोट बना लें, जितना मर्जी आगे चले जाएं, लेकिन ह्यूमन को एज ए रॉबोट रेप्लिकेट करना अभी बहुत दूर है। तो मैं ये जरूर मानता हूं कि मेरे लिए एज अ काम करने वाले एआई और रॉबोट्स बहुत अच्छे वर्क फोर्स हैं, लेकिन शायद वो क्यूरियोसिटी, वो जो जिज्ञासा है ना, जो मुझे पंगा दिलवाती है हर जगह। किसने कहा था स्पेस में जाओ? मैं जाना है भाई, हम तो जरूर। तो ये जिज्ञासा ह्यूमंस को डिफरेंट बनाती है और ये हमें नेचर ने दी है। सो मैं बस इस बात को कहना चाह रहा हूँ। खास चीज विज्ञान की आपको बताता हूँ
कि जो विज्ञान हम इंसानों ने विकसित किया है कि गलतियों से भी फायदा मिलता है। अब बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हबल स्पेस मिशन गया था, उसके ऑप्टिक्स में खराबी थी और फिर उसको चश्मे लगाने पड़े। एक मिशन गया, उसमें करेक्शन लेंस लगाए, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, इमेजेस आ रही है, ब्लर्ड इमेजेस आ रही है। उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम डेवलप किए उन ब्लर्ड इमेज में से डाटा निकालने का। क्या उसका फायदा कहाँ हुआ, जो मैमोग्राम्स होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड करके ब्रेस्ट के कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, वो भी बहुत ब्लर्ड इमेज होती हैं। उस एल्गोरिथम को यूज किया गया इस कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो विज्ञान में गलतियों से भी हम नई चीजें सीखते हैं और बहुत बड़ी चीजें सीखते हैं। बहुत बड़ी चीज सीखते तो ये विज्ञान की खूबसूरती है। और एक खास बात जो आप बात हम लोग कर रहे हैं कि आपका दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो हमको स्पेस में एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप करना सीखना पड़ेगा। वो अकेले इंसानों की बस की बात नहीं है, उसके लिए हमको रोबोट एआई की जरूरत पड़ेगी कि वो जाके हमारे लिए तैयारी करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब वो मुकाम आ गया है स्पेस मिशन में कि जब वो इकोनॉमी को क्या फीडबैक देंगे। अभी तक तो ये था सारा खर्चा हो रहा था, और कई बार लोग बोलते थे मंगलयान भेजा, अरबों रुपए खर्च कर, जिससे हमको क्या फायदा मिला। आपका मैंने एक एग्जांपल दिया, फेल मिशन से क्या सीखा। जो सक्सेस मिशन से आज की हम दुनिया जो हम देख रहे हैं, अब ये कमरा देख रहे हैं, स्टूडियो देख रहे हैं, इसकी 90% चीजें गायब हो जाएंगी। 99% चीजें अगर विज्ञान चला जाएगा तो। अब दिक्कत क्या है कि एक टाइम तक तो पब्लिक ने फंड किया क्यूरियोसिटी के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो सवाल उसमें फायदा क्या है। फ्यूचर की जो सारी इंडस्ट्री है, काफी बड़ी इंडस्ट्री जो धरती को डैमेज कर रही है, जैसे माइनिंग हो गई, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को हमको स्पेस में शिफ्ट करना पड़ेगा। और वो जो इकोनॉमिक जो आपका जो बूस्ट मिलेगा, उससे स्पेस मिशन अगले मुकाम पे पहुंचेगा। जिसमें बोल रहा हूं कि 100 साल में हम प्रोक्सिमा सेंटोरी पहुंचने की तैयारी कर लेंगे। शालिनी जी कुछ कह रही थी आप मैं बोलने यही अपनी कहने बात। वाली थी कि जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हम जब बात कर रहे थे कि वो सुनीता विलियम्स को लेके गया बोइंग का स्टार लाइनर मिशन और वो फेल हो गया। एक्चुअली साइंस में फेल होना पास होने से ज्यादा जरूरी है। कैसे? क्योंकि जो अमिताभ सर ने एग्जांपल दिया उससे बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी इसी बात को अग्री कर रही थी कि फेलियर आपको अलग ढंग से सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप ऐसा क्या करें कि आप इसमें पास हो जाएं। तो एआई को अगर सब सही सही चाहिए तो एआई चाहिए, और अगर गलती करना और करने की हिम्मत चाहिए तो फिर ह्यूमंस चाहिए। और उसमें एक चीज और बहुत जरूरी है कि शालिनी कॉमन सेंस की बात कर रही थी, हमको कॉमन सेंस को भी साइड में करना पड़ेगा। विज्ञान की सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हमारे कॉमन सेंस में फिट नहीं होती है। इसको समझाइए प्लीज थोड़ा सा। आप जैसे रिलेटिविटी को ले लीजिए, इतना बड़ा जो सक्सेसफुल है कि आप कभी सोच सकते स्पेस क्या चीज है, रबड़ की तरह खिंच सकती है क्या? स्पेस तो खाली जगह मानते हैं। टाइम स्लो डाउन और स्पीड अप हो सकता है क्या? एक ही पार्टिकल दो जगह एक साथ हो सकता है क्या? एक एनिमल से ह्यूमन इवॉल्व हो सकता है क्या? सारे विज्ञान। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने कॉमन सेंस को साइड में रखें, नई चीजें सीखने के लिए तैयार करें। सर डॉक्टर मिश्रा इस मिशन पर हम लौटें तो सुनीता विलियम्स जब धरती पर आएंगी उस पल को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो सुनीता विलियम्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। देखिए, मैं तो कल्पना चावला जी को देख के कभी नासा में जाने का ख्वाब देखा जब मैंने उनके बारे में सुना। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और उस समय मैंने सुना कि कोई स्पेस में गई है भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री, और तो फिर उनके बारे में जानने की कोशिश की। कल्पना चावला जी से इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मुझे जब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन और पेरिस से 2 जगह से इंटर्नशिप मिली तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास चुना, क्योंकि वहां पे कल्पना चावला जी ने अपना एमटेक किया हुआ था, अपना मास्टर्स किया हुआ था। और मुझे अभी भी याद है जब मैं वहां पे कल्पना चावला हॉल में गया तो मेरे गूज बम्स पूरे आ रहे थे कि अच्छा, यहाँ पे कल्पना चावला ने पढ़ाई की थी। तो सोचिए कि कल्पना चावला ने हम जैसे लोगों को इंस्पायर किया। अब सुनीता विलियम्स जो अभी 1 साल के बाद 60 साल की हो जाएंगी, उन्होंने कितना रिजॉल्व दिखाया है कि वो 8 दिन के लिए गई थी, अब वो 9 महीने वहां पे रही और उसके बाद उन्होंने कितना दृढ़ता दिखाया। इसके लिए सोचिए कितना ज्यादा एक साइंटिस्ट को एक कॉमन सेंस की तो जरूरत होती भी है, कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, कितना रिजॉल्व चाहिए अपने आप को समझाने के लिए, नहीं मैं ये कर सकती हूँ। उनके कुछ इंटरव्यूज भी मैंने देखे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कहाँ मैं 8 दिन के लिए जाने वाली थी और मैं इतने दिन तक हूं तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, स्टेम सेल्स पे किया है, प्लांट्स ग्रो किया है,
ये बहुत सारा उन्होंने आईएसएस में बहुत सारे जैसे कंपोनेंट्स हैं उनको ठीक किया है, उन्होंने स्पेस वॉक किया है। मैंने सुना है कि अभी सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली वो यात्री हो गई हैं। तो दीज आर ऑल हर अचीवमेंट्स। और दूसरी चीज ये कि उनकी पर्सनल अचीवमेंट कितनी ज्यादा होगी जब वो वापस जाएंगी और अपने फैमिली को देखेंगी, अपने हस्बैंड को देखेंगी, लोगों से मिलेंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लम्हा है और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चीज है कि कोई भारतीय मूल का ये दूसरी महिला जो होके वो इस तरह से स्पेस मिशन कर रही हैं और इतनी सारी जो अनएक्सपेक्टेशंस और इतनी सारे सर्कमस्टांसेस जो अगेंस्ट जाती रही उनके। हालांकि सुनीता विलियम्स के साथ एक बार ऐसा पहले भी हो रखा है कि उनके मिशन में इस तरह से खराबियां आई और उनको ज्यादा दिन तक रुकना पड़ गया। तो ये बहुत सारी चीजें बहुत सारे यंग जनरेशन को इंस्पायर करेंगी, इंडिया के ही यंग जनरेशन को बहुत इंस्पायर करेंगी कि देखिए हम अगर बड़े सपने देखेंगे तो बहुत ऊंचाई तक हम भी जा सकते हैं। हम भी सुनीता विलियम्स के पोस्टर लगाएंगे और उनके बारे में बातें करेंगे। जी, अच्छी बात कही डॉक्टर मिश्रा आपने। अमिताभ सर, मैं इसी से आगे बढ़कर स्पेस वॉक की जो बात की, क्या होता है? हाँ, बड़ा शब्द बड़ा जी लगता है स्पेस वॉक। वहाँ कोई ना कोई सड़क है, ना कोई पगडंडी है, ना कोई गली है जिसमें आप वॉक करें। तो अंतरिक्ष यान से बाहर निकल के और उसके जो क्लोज एनवायरनमेंट से बाहर निकल के आप कुछ काम करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने मिशन को, अपने स्पेस शटल को चेक करते हैं, आईएसएस को चेक करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उस प्रोसेस को स्पेस वॉक कहते हैं। उसमें आप वॉक नहीं कर रहे होते, अपने टीथर के जरिए एक मतलब खूंटे से बंधे होते हैं स्पेसशिप के मतलब, और उसमें आके आप बाहर आपको सारा काम जो करना होता है उसको स्पेस वॉक कहा जाता है। वो बहुत ही हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी मुश्किल चीज़ होती है। यहाँ पे ज़मीन पे हम मान लो रिंच घुमाया, कोई नट को कस रहे हैं, हम इधर कसेंगे हम उल्टा घूमने शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। यहाँ तो हम जमीन पे कसे हुए हैं, जमीन पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ का काउंटर रिएक्शन भी होगा, उल्टा रिएक्शन होगा। तो ये सब उसके लिए बहुत स्पेशली उनको ट्रेन किया जाता है। लंबे समय की ट्रेनिंग के बाद ही एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक कर पाते हैं। सो कॉल्ड वॉक, वहाँ पे चलने की कोई जगह नहीं है। तो अंतरिक्ष यान के बाहर घूमते हुए उसके कुछ काम करना, कोई इंस्ट्रूमेंट फिट करना, रिपेयर करना, ये सबको हम स्पेस वॉक कहते हैं। सचिन जी, मैं एक बहुत ही आम इंसान की तरह आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वहाँ कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हम वहाँ बसने की, अपनी दुनिया बसाने की बात कैसे करते हैं, सपना कैसे देखते हैं, और वो दुनिया हमारी कैसी होगी? पहले तो समझते हैं कि हम एक्चुअली ये कर क्यों रहे हैं, क्यों ये सपना देख रहे हैं कि हम कभी स्पेस में रहें। जी, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो है क्यूरियोसिटी। आप अगर वही जिज्ञासा जो अभी आप अगर सोचें कि इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है, पृथ्वी गोल आपको दिखती है और चांद की तरह उसकी आपको अलग अलग जैसे चांद के फेसेस होते हैं ऐसे पृथ्वी के दिखते हैं, और इतना खूबसूरत प्लेनेट है कि एक बार तो मन करेगा ही कि जा करके देखें। सो अंतरिक्ष पर्यटन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप जाने कि हमारे लिए ना 5 ही तरह के सुख होते हैं और उनमें से एक सुख एडवेंचर है। इसी वजह से हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, इसी वजह से हम लोग डरावनी पिक्चरें देखते हैं, क्योंकि हमारे मन को, हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। एक पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होता है और स्पेस एडवेंचर अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो एक काम तो सीधा सीधा ये है कि हम ऐसे होटल्स बनाएं जहाँ पे जाकर के रह सकें और वापिस आ सकें नियर अर्थ ऑर्बिट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज ह्यूमंस हम रिसोर्सिस पे डिपेंडेंट हैं, और रिसोर्सिस आप यकीन माने बेइंतहा हैं। अगर मेरे को आज ये टेक्नोलॉजी मिल जाए कि मैं किसी भी यान को अपने सौर मंडल में ही कहीं पे भी भेज सकूं, तो अनलिमिटेड आयरन, अनलिमिटेड सोना, अनलिमिटेड पेट्रोलियम, अनलिमिटेड हीरे, आप जो चाहे मैं आपको दे सकता हूं। सो आप ये समझें कि ज्ञान या ये तकनीक हासिल करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वही स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अगर मैं ये सब करूंगा तो मैं अपने आप को मैनेज कैसे करूंगा। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम पृथ्वी से जब किसी चीज को भेजते हैं तो करीब 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की उसके अंदर वेलोसिटी देनी पड़ती है, तब वो पृथ्वी से बाहर, उसके गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से बाहर जाता है। लेकिन अगर चांद पे मैं अपना स्पेस स्टेशन बना लूं, जो मेरा नियरेस्ट नेबर है, ऐसे तो हमें डिस्टेंस बहुत लगते हैं, लेकिन चांद मेरा नियरेस्ट नेबर है, और वहां से रॉकेट छोड़ूं, तो आप यकीन माने कि मुझे रॉकेट की जो स्ट्रेंथ है वो 1/36 रिड्यूस करनी पड़ती है फॉर्मूले के हिसाब से। और अगर बाई चांस मंगल पे बना लूं तो मेरे हिसाब से तो शायद अगर जंप ही लूं तो उसके जो हाईएस्ट माउंटेन है उसे जंप भी करूंगा तो स्पेस में चला जाऊंगा। तो हमारे लिए स्पेस में से मिशन को लॉन्च करना पृथ्वी से लॉन्च करने से बहुत सस्ता है। इसीलिए चांद एक नेचुरल डेस्टिनेशन है सभी स्पेस एजेंसीज की,
और गिने तो इस वक्त 5 स्पेस एजेंसीज हैं जो आगे हैं, और हम पांचों ही चांद पे जाना चाहते हैं और चांद पे जाके अपने सारे मिशंस को कंट्रोल करना। मेजर फोर्स तो मेरा रॉबर्ट्स रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें वहां रहना पड़ेगा, और वो रहने के लिए जो सब हमें तैयारी करनी है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही हमारा एकमात्र सहारा है। और 2030 में भारत भी ऑलरेडी अनाउंस कर रहा है कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया, मैं तो कंफर्म 2030 में रख ही रहा हूं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ये 5 अलग अलग स्पेस एजेंसीज 15 कंट्रीज बना रही हैं, इसकी भी नेक्स्ट लेवल की तैयारी, बल्कि चांद के और पास बनाने की तैयारी शुरुआत की जा चुकी है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब करना। और सुनीता विलियम्स जी के साथ जो अभी ये घटना हुई कि उनको वहाँ एक्सटेंडेड रहना पड़ गया, तो आप इसको ऐसे समझें, एक पिक्चर है ग्रेविटी, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट स्ट्रैंडेड, या सैंड्रा बुलक जो है वो स्ट्रैंडेड हो जाती हैं। तो ये स्ट्रैंडेड तो नहीं थी क्योंकि अपने ही घर में थी, उसी एनवायरनमेंट में थी जिसमें कई बार जा चुकी, लेकिन 1 मिनट के लिए मन में जो परेशानी क्रिएट हुई थी, अब उसको एक्सप्लेन करने वाली इकलौती महिला है जिन्होंने ये फेस किया है। सो 2 ही लोग हैं आज पूरे इतिहास ऑफ स्पेस एज में जिन लोगों को एक्चुअली पहली बार ऐसा लगा कि एक मिशन में आए, वो इस लेवल पे फेल हुआ कि हमारी एक्सटेंशन इतने सारे दिनों के लिए हो गई। तो इन दोनों से बहुत कुछ सीखने को सारी की सारी स्पेस एजेंसीज को मिलेगा। सो ही कुडंट सी कि कंट्रीज हैं, उसे यही दिखा मेरा घर है और मैं हूं। सो भूल गया कि मैं किस देश को रहता था। तो अपने आप में एक बिलोंगिंगनेस है, और मुझे लगता है स्पेस आज की दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस वक्त रशिया वॉर में है, लेकिन जब स्पेस पे कोऑपरेशन की बात आती है तो हम अभी जानते हैं कि रशियन कॉस्मोनॉट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट के साथ इस वक्त वहां गया सुनीता विलियम्स जी को रिप्लेस करने के लिए। सो स्पेस एक कोऑपरेशन का मुद्दा है। आईएसएस बना, रशिया को सीधे साथ पे लिया गया, जबकि अमेरिका रशिया की हमेशा दुश्मनी रही है कि हम एक मिसाल कायम करें कि मिलकर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है, जो आप पीछे धरती आपके पीछे दिख रही है, वहाँ जाके ना इंडिया होता है, ना पाकिस्तान होता है, ना बांग्लादेश होता है, ना लंका होता है, एक धरती होती है। ना उनकी हवा अलग है, ना उनका पानी अलग है, ना उनके जीव अलग है। ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को तोड़ने का काम स्पेस का एक्सपीरियंस करता है। जो भी एस्ट्रोनॉट वहाँ जाता है, आप भी कभी जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे, फिर ये सारे जो भेदभाव हमने बना रखे हैं आर्टिफिशियल, इनको भूल जाएंगे और इंसानों की तरह काम करेंगे, पूरी इंसानियत के लिए काम करेंगे। ये सबसे जरूरी मैसेज है स्पेस मिशन का। मैं आपको थोड़ा सा इनके पर्सनल भी बारे में बताना चाहूंगा। मैं बिल्कुल बताता हूँ जी। 30 सेकंड बाद आपके पास आते हैं। शालिनी जी से एक सवाल पूछ लूँ मैं, तो ये तो वही बात हो गई, आप दोनों ने, सचिन जी, अमिताभ जी, शालिनी जी, आपने, डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी अवधारणा है, भारतीय अवधारणा है, ये तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। स्पेस टूरिज्म, शालिनी जी, कितने दिन में आप संभव देखती हैं? मुझे लगता है आज से पहले तो स्पेस टूरिज्म इन सम सेंस शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है, हाँ। पहले तो ये बता दो कि शुरू हो चुका है। नहीं, लेकिन उस पर शक भी हुआ ना कुछ कि कहाँ ले गए, कहाँ ले आए। अभी एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है, खास तरह की ऑर्बिट होती है जिसको हम बोलते हैं कि लियो, लोअर ऑर्बिट पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होती है। एक हाइट पे जाके एरोप्लेन को उसको ड्रॉप कर दिया था, मतलब उसके सारे ब्रेक हटा दिए, फ्री गिर रहा है। आपको जब फ्री गिर रहा है उस टाइम आप वेटलेसनेस फील करते हो। तो इस तरह का स्पेस टूरिज्म ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस तरह का ऐसा, लेकिन जी हाँ बिल्कुल उस तरह का स्पेस टूरिज्म शुरू हो गया है और ये बहुत पास है। अगर आप उसको हम इस तरह से लें शालिनी जी कि चांद पर कब जाएंगे? चांद, देखो पहले तो आपको समझना पड़ेगा स्पेस टूरिस्ट का मतलब चांद पे जाना नहीं होता। नहीं, जैसे सचिन जी ने जो और अमिताभ सर ने जो बात कही थी उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। जी प्लीज समझाइए। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी स्पेस टूरिज्म का मतलब चांद पे जाना नहीं है। पहले इसके लिए हम एक बहुत छोटी सी मुझे एक एक्टिविटी है जो हम छोटे बच्चों को कराते हैं। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मेरा काम है कि छोटे बच्चों को साइंस सिखाना। तो उनको हम एक छोटे से एक्टिविटी कराते हैं और बोलते हैं कि ऊपर देखो आसमान में देख रहे हो क्या दिख रहा है? तो बच्चे बताते हैं मुझे कि मुझे पक्षी दिख रहे हैं, मुझे बादल दिख रहे हैं, फिर बताते हैं अरे मुझे सूरज दिख रहा है। तो उन्हें वहां से हम उन्हें शुरू करते हैं कि क्या तुम्हारा स्काई है और क्या तुम्हारा स्पेस है। तो जो स्पेस है, हम स्पेस पहले तो हमें समझना पड़ेगा स्पेस अर्थ वालों के कॉन्टेक्स्ट की चीज है। हम अर्थ पे रह के बोलते हैं कि यहाँ तक तो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ये हमारा स्काई है, इसके बाद सब स्पेस है, पर हम सब एक बड़े यूनिवर्स का हिस्सा हैं। तो जब हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं तो हम अपने एटमॉस्फेयर से थोड़ा ऊपर जाने की बात कर रहे हैं और वो शुरू हो गया। जैसे अमिताभ सर ने बताया कि स्पेस की जो फीलिंग है, जैसे आप देख रहे हैं आपके वीडियोस में भी कि कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है और
मतलब कोई ऊपर नीचे लाइट लेफ्ट लाइट का कुछ डायरेक्शन का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वो वेटलेसनेस तो शुरू हो गई है। धरती की मतलब ग्रेविटी की पकड़ से फ्री हो गए। वो जो एक्सपीरियंस है, वो स्पेस टूरिज्म शुरू हो रहा है, वो शुरू हो गया। इसके बाद जब स्पेस टूरिज्म की हम बात करते हैं मून पे जाने की, तो उससे पहले हमारे जैसे हम स्पेस टूरिज्म क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आईएसएस तक जा चुके हैं, आईएसएस में रह चुके हैं, तो हमारे को पता है कि वहां तक ले जाना सेफ है। देखो जब आप किसी टूरिस्ट को लेके जाते हो, वो एस्ट्रोनॉट नहीं है, उसने उस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर रखी, वो एक विजिटर है जिसको स्पेस देखने का मन है और सबसे सुंदर चीज अपना प्लैनेट बाहर से देखने की इच्छा है, पहली चीज। तो आप जब हमारी बाउंड्रीज, हमारी नॉलेज और हमारे वहां तक हम पहुंच जाएंगे, तो जिस दिन हम लूनर सेटलमेंट, या हमारे मून को लूना कहा जाता है इसलिए लूनर सेटलमेंट मैंने आपको कहा, तो मून पे जाके जब हम रहने लग जाएंगे और आराम से सेफली रहने लग जाएंगे, उस दिन पे स्पेस टूरिज्म का एक्सटेंशन आ जाएगा कि हम मून पे विजिटर्स को ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सुनीता विलियम्स बस कुछ ही देर में धरती में प्रवेश करने वाली हैं, और जिन्हें हम सुनीता विलियम्स कह रहे हैं उन्हें बहुत सारे लोग, उनकी फील्ड के लोग सुनी विलियम्स भी कहते हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सचिन जी भी उन्हें सुनी कहते हैं, हमारे साथ हैं। कुछ पर्सनल बातें बताइए, कैसी हैं सुनीता विलियम्स, आपकी मुलाकात कितनी बार हुई, आपको उनकी क्या बात अच्छी लगी? देखिए, मैं रेदर ये बोलूँगा कि मैं कल्पना चावला जी से तो नहीं मिला, लेकिन उनके हस्बैंड से ज़रूर मिला। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो भारत आए थे और हम लोगों को उनके पूरे काम की एक सीडी का सेट दे करके गए थे। फिर धीरे धीरे उनके परिवार के साथ काम करते हुए और सुनी के साथ भी काम करते हुए मैंने एहसास किया, जो बात मैं आपको बोल रहा था, कि ये एक्चुअली अर्थ लिंक्स बन जाते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ये अर्थ बीइंग्स हैं, और ये उसी सोच के लोग हो जाते हैं। जैसे कल्पना की डेथ के बहुत बाद इनफैक्ट उनके फादर ने हमें ये बात बताई कि उसने घर में भी बिना बताए भारत की कुछ लड़कियों को अडॉप्ट किया हुआ था, जिनको वो टेक्सास बुलाती थी, पढ़ाती थी। तो 2 बच्चियों को ऑलरेडी कल्पना पढ़ा रही थी, और सुनी भी ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुकी है कि अहमदाबाद से एक बच्ची को स्पॉन्सर करके वहाँ लेकर के जाएगी। सो ये जो सोच है, जहाँ पे वो अपने खुद के फायदे से आगे बढ़कर कई ह्यूमैनिटी, लोगों की मदद, ये जो करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं सोच स्पेस की वास्ट जो एक्सपेंस है उससे हमें आती है। आदमी को अपनी औकात पता लगती है कि वो कितना छोटा सा बीइंग है और उसकी ईगो कितनी बड़ी है। ये सबसे पहला झटका लगता है जब भी कोई एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोनॉट स्पेस को, उसके एक्सपेंस को समझता है कि हमारे पास एक्चुअली कुछ नहीं है। ये मैंने उसमें भी देखा है, सुनी में भी खूब देखा है। जिंदगी को जीने का जो मजा है, यानी हर पल जीना है, ये किसी भी स्पेस ट्रैवलर को आ जाता है। आज तो ये स्पेस ट्रैवल बहुत सेफ हो गया, लेकिन मैं एलन शेपर्ड तक जाना चाहूँगा कि किसी आदमी को पहली बार, या यूरी गागरिन जो उन्होंने पहली बार बैठा, उन्होंने एक्चुअली अपने नीचे बॉम्ब बांधा था। उन्हें ये पता नहीं था कि जब आग लगेगी तो ये फटेगा या मैं स्पेस में फेंका जाऊँगा। तो आप सोचें कि किस तरह के त्याग करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आज की डेट में रॉकेट इतने कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट अभी बात हो रही थी कि हम पानी में उतारते हैं, तो मैं ये 2 एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा कि इनफैक्ट अमेरिका अपने रॉकेट को जमीन पे ला करके कैच कर चुका है। अमिताभ बात कर रहे थे कि रशियंस इसमें बहुत आगे हैं, तो अब अमेरिका ने भी ये कर लिया है कि रॉकेट को जमीन पे भी नहीं आने दिया। वो आया, उसको रोका और फिर उसी आर्म से, रोबोटिक आर्म से हवा में ही पकड़ लिया। तो आप समझें कि जमीन पे टच नहीं कराया, हवा में ही पकड़ लिया। ये काम भी ऑलरेडी स्पेसएक्स जो है वो नासा की मदद के, उसकी टेक्नोलॉजी की मदद से कर चुका है, तो काफी आगे जा रहा है। दूसरा, मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अमिताभ ने जिस बात की जो हाइपरबोलिक फ्लाइट, जिसमें हमें जीरो ग्रेविटी फील होती है, उससे नेक्स्ट स्टेप हो चुका है। अमेरिका की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, हम सब जानते हैं जेफ बेजोस जो अमेज़न के, उसी ने स्पेस टूरिज्म करवाया था ना, वो करवा रहा है रेगुलर, हर रोज फ्लाइट है। अच्छा, आप जो अभी शालिनी कह रही थी कि एटमॉस्फेयर के बाद किसको टेक्निकली स्पेस कहा जाता है, तो अगर मैं पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो एक कार्बन लाइन है, उसको क्रॉस करते ही टेक्निकली माना जाता है मैं स्पेस में आ गया। तो वो 100 किलोमीटर तक एक मशरूम रुमा, जैसा अभी हम कैप्सूल देख रहे हैं जो नीचे आ रहा है, इसी कैप्सूल को एक सीधे रॉकेट पे, सिलेंड्रिकल रॉकेट पे रख के वो लेके जाते हैं। 103 किलोमीटर की हाइट पे लोगों को जीरो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी फील करवाते हैं और वापस लेके आते हैं, और ये रेगुलर फ्लाइट्स हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत में अब ये फ्लाइट हमने अवेलेबल करवा ली है। अभी एक MOU साइन किया है हमने ब्लू ओरिजिन के साथ, जिसमें 150 कंट्रीज से 6 लोगों को ये फ्लाइट स्पॉन्सर की जाएगी।
और उसमें सिर्फ ये फायदा रहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जब उनके साथ नेगोशिएट किया तो उन्होंने ये मान लिया कि ठीक है, भारत में एक आदमी की फ्लाइट 100% मिलेगी। तो जहां एक तरफ इसरो अभी पहली बार फ्री होगी सर। और पैसा देके कितना पैसा देना पड़ेगा? अगर पैसा देंगे तो करीब 2 करोड़ के आसपास उसकी टिकट है आज की डेट में। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? लेकिन अब भारत के लोग उस फ्लाइट को, ये काम हमारी संस्था के माध्यम से हो रहा है। सेरा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, आप किसे भेज रहे हैं? या सेरा स्पेस किसे भेज रहे हैं? वॉलंटियर चाहिए? अभी इसकी अनाउंसमेंट फॉर्म के लिए कोई वॉलंटियर चाहिए सर? बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ। आप देख रहे हैं मैं कितना एंथुजियास्ट हूँ स्पेस का, और छठी क्लास से मेरे साथ मुझे स्पेस का शौक लग गया था। और फिर उसके बाद बहुत अच्छे लोग मिले, मेरी गुरु डॉक्टर निरुपमा राघवन, अमिताभ, सीबी, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत एंथुजियास्ट हूँ मैं स्पेस का। और फिर मुझे एक दिन पता लगा कि 6 फुट के लोगों को स्पेस में नहीं भेजा जाता, तो बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि कैप्सूल में हाइट जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेड है। तो मुझे ये नहीं होगा अभी तक रिस्ट्रिक्शन, अभी कैप्सूल का जो साइज है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत छोटी सी बात हुई ना। जी तो कभी भी रेक्टिफाई किया जाए। हम इसलिए ये सब कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बात और बता दूं कि चंद्रमा के ऊपर जो हमारे को हीलियम 3 मिलता है, एक मिट्टी में, वही जिस हीलियम नहीं, हीलियम गैस तो एक अलग काम से बात कर रहे हैं हम। हीलियम का फेलियर जो हुआ वो तो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वॉल्यूम जो है वो प्रेशराइज रहे। अगर मैं हीलियम एक इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करती, तो मैं केमिकली इनर्ट गैस, हाँ, केमिकल अपने फ्यूल के ऊपर जब उसको भर के रखता हूं तो ऐसे आप ऐसे मान के चलें जैसे मैं पानी की बोतल में हवा भर के रखूं, तो जैसे ही ढक्कन हटाऊंगा तो सारा पानी फुश करके बाहर निकलेगा क्योंकि पीछे से प्रेशर पड़ रहा है। तो क्योंकि हमें फ्यूल की आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करनी होती है तो उसको प्रेशराइज करके रखते हैं, और जब वो प्रेशर रिलीज हो जाता है तो नेचुरली हमारे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से इसको हीलियम की प्रॉब्लम कहा जा रहा है। तो ये सिचुएशन है कि हीलियम का मामला क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हीलियम 3 जो हमारे को चांद पे मिलता है, वो 1 किलो हीलियम 3 अगर मैं वापस ले आऊं तो मैं दिल्ली को करीब 1 महीने के लिए रोशनी दे सकता हूं। तो आप ये समझे चलें, हाँ, कि आप समझे कि इतना ज्यादा रिसोर्सेज हैं स्पेस में, और इसी वजह से हम ये सारी की सारी जो काम है उसको कर रहे हैं। तो ये जितने भी पायनियर्स हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, ये इसीलिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही सब रिसर्च कॉन्टिन्यूसली चल रही है। इसरो, जाक्सा, चाइना की एजेंसी और यूएस, ये चारों के चारों बहुत तेजी से हीलियम 3 के लिए, और यूएस में से ज़्यादा आगे रूस है। सो पांचों एजेंसीज हीलियम 3 के लिए बहुत तेजी से काम कर रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई अमिताभ सर। इस समय जबकि सुनीता विलियम्स वापस आ रही हैं, तो जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे होंगे? उनका मेन काम तो उसका 2 चीज़ ये चेक करना होता है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, अभी कितना स्पीड हो गया, कितना एल्टीट्यूड आ गया है, और फिर उसका एटीट्यूड क्या, किस एंगल से वो एंटर करेगा। एक तो वो गया, उसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा स्पेस मिशन का, मतलब जो ड्रैगन जो क्रू का कैप्सूल का किस एंगल से एंटर करेगा, उसका ओरिएंटेशन किस एंगल से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, क्या स्पीड और क्या एल्टीट्यूड अचीव होगा, इसको लगातार मॉनिटर किया जाता है। इसे कंट्रोलेबल है या नहीं? नहीं, एक स्टेज तक कंट्रोलेबल है। वो जब डिऑर्बिट मैनुअली कर रहे हैं, मतलब मैनुअली मतलब उसके रॉकेट फायर करके उसकी स्पीड कम करे, तब तक तो कंट्रोलेबल है। एक बार एटमॉस्फेयर में एंट्री के बाद वो फिर फाइनल हो गया। अब आप उसको पत्थर की तरह से नीचे आना, फिर उसको। अच्छा, जी हाँ। तो फिर एंट्री के बाद लेकिन वो ट्रेजेक्टरी पहले से कैलकुलेटेड है, कहाँ पे एंट्री करेगा तो कहाँ पे जाके कितना एल्टीट्यूड उसका मिलेगा, और फिर कहाँ पे जाके स्प्लैश डाउन होगा, ये पहले से कैलकुलेट होता है। उसमें कई बार बोलते डिले हो सकता है, अगर मान लो कि लोकल स्टॉर्म क्रिएट हो गया, कुछ हो गया, तो पहले से फिर उसको डिऑर्बिट कराएंगे ही नहीं उसको। फिर एक बार डिऑर्बिट पूरा होने के बाद, एटमॉस्फेयर एंट्री के बाद उसको रोका नहीं जा सकता। एटमॉस्फेयर में, वातावरण में उसकी एंट्री, मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है कि अभी हम उससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डिपार्चर हो रहे हैं, अलग हो गए। टेक्निकल टर्म डिपार्चर है, नहीं अलग तो हो गए, लेकिन हम एक एक करके, जैसे मान लीजिए मैं एक तरफ जा रहा हूं, अब मैं अपने को रोकने के लिए इसके ऑपोजिट जेट फेंकता हूं तो मैं लोअर ऑर्बिट में आता हूं। तो अभी मैं एक्चुअली स्पाइरल कर रहा हूं लेकिन ऑर्बिटिंग कर रहा हूं, तो दूर होता जा रहा हूं, डिपार्चर होता जा रहा है, लेकिन डी ऑर्बिट नहीं हो रहा, क्योंकि जिस वक्त डी ऑर्बिट फायर कर दूंगा, जब डी ऑर्बिट फायर कर दूंगा उसके बाद मैं धरती का चक्कर नहीं लगाऊंगा, फिर मैं सीधा पृथ्वी पे आऊंगा एक एंगल पे, जिसकी अमिताभ बड़ी देर से बात कर रहे हैं। सो डी ऑर्बिट फायर अब कुछ और समय के बाद होगा। तो पिछले 15 घंटों से वो लोग एक राइड पे हैं जिसका नाम है डिपार्चर राइड। तो नोज कोन खुला हुआ है, नोज कोन खोलने का मतलब यह है ताकि स्पीड तेजी से ना रहे, क्योंकि हम जानते हैं एरोडायनेमिक चीज तेजी से हवा को काटती है। नोज कोन खोला हुआ है ताकि जैसे
हम हवाई जहाज को जब उतारते हैं तो उसमें से अपने दोनों विंग्स को सेपरेट कर देते हैं ताकि हवा जो है वो छितर जाए। इसी तरह नोज कोन खोल के हम थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा के रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं सीन में नोज कोन खुला हुआ है। ये नोज कोन बंद किया जाएगा कब? जब डी ऑर्बिट करने के लिए फाइनल डी ऑर्बिट किया जाएगा। और डी ऑर्बिट नोज कोन बंद करके होगी। और डी ऑर्बिट करने से पहले सब कैलकुलेट होगा जहां से उनको डी ऑर्बिट करना है, जिस पॉइंट से, वहां पे कोई भी आंधी तूफान ऐसी कोई चीज बनी नहीं होनी चाहिए। स्टॉर्म की कंडीशन, लाइटनिंग, कुछ भी होगा तो और जब वो नोज कोन बंद होगा उसके इमीडिएटली 5 नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो क्या उसका रूट डाइवर्ट करेंगे? कैसे करेंगे? वो सब रूट डाइवर्ट है, उसको डिले किया जाएगा। डिले किया जाएगा, मतलब उसे वहां रोक दिया जाएगा, एंटर नहीं करने दिया जाएगा। 90 मिनट में ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। मिश्रा जी आप ज्वाइन कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी डॉक्टर मिश्रा। तो मैं बस आप लोगों की बातें सुन रहा हूं और मैं यही कह रहा हूं कि जो भी आप लोग बातें कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस सेंस में कि देखिए जो डिस्कशन होते हैं ना साइंस में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस डिस्कशन के थ्रू कितने सारे लोग जो है वो सुन रहे हैं हमें और बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं और सीख रहे हैं कि किस तरह से जो मिशन होता है या हम जो भी चीजें प्लान करते हैं उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या साइंटिस्ट उसको कितना एग्जीक्यूट करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं। मेरा बस ये कंसर्न कभी कभी रहता है जो अभी मैं यंग जनरेशन में देख रहा हूँ, शायद ये मेरा अपना खुद का पर्सनल व्यू है कि मैं देखता हूं कि जो यंग जनरेशन है वो चीजों को सीखना तो चाहती है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि वो अपने फोकस को भी लूज कर रही है। ठीक है, तो और बहुत ज्यादा मतलब खासकर मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में जब मैं देखता हूं कि बच्चे जो आज के टाइम पे हैं वो बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैं इस चीज को अगर हासिल करना चाहता हूं तो इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या उनको फोकस की थोड़ी सी कमी मुझे नजर आती है। और दूसरी चीज जो इंडिया का जो मिशन जो इंडिया का मिशन है या इंडिया का जो प्रोग्राम है, चाहे इसरो को ले लीजिए, तो मैं अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन है उनका इंटरव्यू देख रहा था। तो उन्होंने ये बात इसलिए कही कि हमारे पास कभी फंडिंग की कमी नहीं है, हम जो चाहे मिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमको जो फंडिंग मिली होती है उसको रिटर्न करना होता है। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि शायद हमें और ज्यादा इस दिशा में काम करने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि इसरो बहुत अच्छे से मिशंस कर रहा है, लेकिन हमें सोचिए कि अगर नासा से कॉम्पीट करना है तो शायद और रिसोर्सेज की जरूरत है और ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है और हमें और बड़े बड़े मिशंस करने की जरूरत है। अगर नासा भेज सकता है ह्यूमंस को, लैंड करा सकता है मून पे, तो हम कब करना चाहेंगे, हम कब करेंगे? हम ठीक है गगनयान की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम प्रायोरिटाइज करें अपने मिशंस को इस तरह से। और कहीं ना कहीं मैं ये लगता है कि इसमें जो यंग जनरेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है और उसके लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी होने चाहिए ताकि उनका जो मोटिवेशन है वो सारी चीजें बनी रहे। और उसमें शायद मैं ये कहूंगा कि मीडिया का भी बहुत एक रोल होना चाहिए, जिससे आज ये साइंटिस्ट बैठे हुए हैं पैनल में, उनसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन डिस्कशन हो रहा है, तो इस तरह से मेन स्ट्रीम में और भी लोग आए और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया में उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले ताकि लोग डिस्कशन या डायलॉग को सुन सकें साइंटिस्ट के, उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। जी मिश्रा जी, बहुत ही अच्छा आपका सजेशन है ये और हम इसकी तारीफ करते हैं। प्रोग्राम ख़त्म हम अमिताभ सर की बात से करेंगे। इस मिशन को आप सुनीता विलियम्स के वापस धरती पर आने को कैसे देखते हैं? देखिए, अब जो वही बात हो रही कि काफ़ी देर से बात चल रही है कि अंतरिक्ष हमारे जो अभियान है उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि नेक्स्ट स्टेप अब लिया जाए। और नेक्स्ट स्टेप का इसका लक्षण उसमें सामने साफ दिख रहे हैं कि प्राइवेट जो मिशन है ड्रैगन क्रू उससे वापस आ रही हैं। अब अंतरिक्ष का, स्पेस का मतलब कॉमर्शलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। अब कोई बिजनेसमैन सिर्फ एक टन का प्रॉफिट देखता है, तो कितने टन का उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अब स्टेज है कि इसमें अब हम नए रास्ते पे बढ़ चुके हैं कि ये हमारे इकोनॉमी को बेटर बनाए स्पेस मिशन। अभी तक हमने इसमें इन्वेस्ट किया है इतना, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और सीखना लगातार जारी रहेगा। नए नए एक्सपेरिमेंट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करती हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, इसरो हो गया, नासा हो गया, वो करते रहेंगे। लेकिन अब हम उसको कमर्शियल फेज में एंटर करना बहुत जरूरी हो गया है।